बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर दिगरगों और इंतखाबात का चोरी किया जाना और उसके बाद उस चोरी को छुपाने के लिए बहुत सारे इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे सबूत भी ज़्यादा आते जा रहे हैं और ये इंतखाबात में जो चोरी और डकैती हुई है ये गले का फंदा बनती जा रही है। और आने वाले दिनों में आप यकीन कीजिए कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द, ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द, चंद हफ्तों बाद या 2-4 महीनों के बाद ये सारी चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आ जाएंगी और फिर जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। अभी तो सिर्फ एक कमिश्नर रावलपिंडी बोले हैं और उनको भी अभी तक मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा, उनको कहीं रखा हुआ है और उनको कहीं रख के डीब्रीफ किया जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो अपना बयान बदल लें और उनके मातहतों के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करके उनको सुनवाए जा रहे हैं। ये देखें, आपके मातहत अटक वाले ने यह कह दिया, आपके जेहलम वाले ने यह कह दिया, तलागंग वाले ने यह कह दिया, चकवाल वाले ने यह कह दिया, मरी वाले ने यह कह दिया, पिंडी वाले ने यह कह दिया। तो अब आप देख लें, आप खुद ही अपना जो स्टेटमेंट है वो वापस ले लें, लेकिन वो फिल वक्त वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब। और उसके साथ साथ मज़ीद जो हैं उन्होंने 13 कौमी असम्बली की सीटों को मुतनाज़ बनाया और बताया कि ये कौमी असम्बली की 3 सीटें कौन जीता था और उसके बाद 30 जो सीटें हैं वो सूबाई असम्बली की हैं। अब उनके साथ 3 और ऐड हो गई हैं और वो कौमी असम्बली की ऐड हुई हैं। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर चुका है। जो 3 कामयाब नून लीग के उम्मीदवार हैं उस पर हुक्म भी सादर कर चुका है, तहरीरी हुक्म भी आ गया है और 21 फरवरी अगली तारीख है। लेकिन उसके साथ साथ एक और गवाही भी आ गई है और वो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर वो आज़ाद हुए और बहुत ही उसूली मौक़िफ़ पर आज़ाद हुए। सेनेटरशिप उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। कल उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में आके बता दिया कि जनाब 2 हलकों में तो मैं आज़ाद लड़ रहा था और मेरे पास जो कागजात आए हैं, मेरे पास जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक भी मुस्लिम लीग नवाज़ ये दोनों सीटें हार गई थी। शुएब शाहीन साहब जीते हुए हैं, अली बुखारी साहब जीते हुए हैं और अंजम वकील और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी दोनों हारे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास भी फॉर्म 45 के मुताबिक यही रिजल्ट है, लेकिन उसके बाद इनको तब्दील कर दिया गया और उनको जितवा दिया गया फॉर्म 47 में। तो गवाहियां मुसलसल आ रही हैं। 3 कौमी असम्बली की इस्लामाबाद की सीटें, उनके खिलाफ भी गवाही आ चुकी है। जमात इस्लामी पहले ही गवाही दे चुकी है और 13 रावलपिंडी डिवीजन की सीटें होंगी। 16 सीटें तो ये आपकी कम हो चुकी हैं और कौमी जो रावलपिंडी डिवीजन की सीटें हैं उनकी भी पेटिशन जो है वो फाइल हो चुकी है और उसमें हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो है वहाँ पे ये सुनी जाएंगी और अगर वो भी सस्पेंड हो जाती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सारे मामला जो हैं वो इसी तरीके से फंस जाएंगे। अब एक और काम किया जा रहा है और वो ये किया जा रहा है कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग जो खास तौर पे सुने, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जैसे जैसे सबूत आ रहे हैं, जैसे जैसे गवाहियाँ आ रही हैं इलेक्शन चोरी की, इलेक्शन डकैती की, तो उसी तरीके से फिर आप लाहौर चले जाएं, प्रिंटिंग प्रेस रॉयल पार्क में जो प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर पकड़े गए और उसके बदले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुस्लिम लीग नवाज़ ने, वो बिल्कुल बोधी और बेहंगम और बेहुदा किस्म के दलाइल दिए गए और वो बिल्कुल एक गलत मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जनाब वो बैलेट पेपर बड़ा है और रंग साफ़ नहीं है, वो रंग वाइट है। वो कैमरे जब आप तस्वीर लेते हैं तो उसके मुताबिक लाइट कैसी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो कलर आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ओरिजिनली वो ग्रीन कलर का ही बैलेट पेपर है जो है कौमी असम्बली के लिए मुख्तस किया गया था और वो बैलेट पेपर बड़े छपते हैं और उसके बाद कटिंग होती है तो फिर वो छोटे बैलेट पेपर की सूरत में वो बाकायदा तौर पे रजिस्टर बनते हैं। जिस तरीके से हम आपने देखा होगा कि फुटेजेस में वो ठप्पे लगाए जा रहे हैं तो बाकायदा फिर वो 100 या 200 या 500 का एक बनता है
पैक। तो इस तरीके से जैसे कॉपी होती है उसी तरीके से वो बनाए जाते हैं। पहले ये बड़े छपते हैं, छोटे बैलेट पेपर हमें बड़े छपते होते हैं, छोटे नहीं छपते होते, तो बाद में फिर इसकी कटिंग होती है। तो खैर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी तरीके से अब ये प्रिंटिंग प्रेस, ये तो एक पकड़ा गया है और एक में से 3-4 हल्कों के हो रहे थे। मजीद कितने छप रहे हैं, लाहौर में कितने हो रहे हैं, पिशावर में, सियालकोट में, कराची में, कोयटा में, जहाँ भी, और फिर उनको पहुंचाया जा रहा है। तो ये तो एक बाकायदा तौर पे सबूत आ रहे हैं। अब इन सबूतों के बाद जो है गले का गले का फंदा किसके लिए बन रहे हैं? जिन्होंने ये काम किया है उसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, उसमें जुडिशरी इसलिए जो है हमारे चीफ जस्टिस साहब इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो सारा कुछ देख रहे हैं और खामोश हैं, वो इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। और बल्ले का निशान जो वापस लिया वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ एलिमेंट हैं और मकसद यही था कि किसी भी तरीके से ये लाडला ख़ानदान को आगे लाया जाए और उनको इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचाया जाए। अब एक और काम आ गया है और वो है, मैंने आपको बताया था ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफन NGO है, वो इस बारे में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक और काम किया है और उन्होंने अब मुतालबा कर दिया है फाफन ने, ये हमारे सामने फाफन की रिपोर्ट आ गई है और उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे और मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जानी चाहिए। और उन्होंने एक और बड़ा मुतालबा कर दिया, उन्होंने कहा कि जिन हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन उनके नताइज का ऑडिट करे और ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सिरीन को शामिल किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब ये रिपोर्ट के अगला हिस्सा मैं फिर बताता हूँ। हो क्या रहा है कि कल रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा अपना पूरा रिकॉर्ड लेके पहुंच गई सियालकोट में, सारा दिन इंतज़ार करती रही कचहरी चौक में, तो वहाँ कोई नहीं आया, ख्वाजा साहब नहीं आए अपना रिकॉर्ड लेके या उनको चैलेंज करने के लिए। तो इस तरीके से अराकीन, मुख्तलिफ अराकीन जो हैं वो लेके फिर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लेके फिर रहे हैं कि आएँ जनाब आके इनको करें, उनको कोई हाथ ही नहीं लगा रहा। और इसीलिए फाफन ने ये कहा है कि आप इसका ऑडिट करवाएं। इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन इसको रूटीन में ले रहा है कि ठीक है, क्योंकि प्लान यही था कि हम एक दफ़ा ये गंद मार देंगे, ये डकैती कर देंगे और उसके बाद कानून जो है वो जो कानूनी तरीका है वो प्रोसीजर में डाल देंगे। कानूनी तरीका क्या है कि आप ये गिनती चैलेंज करें पहले RO ऑफिस में, वहाँ पे गिनती चैलेंज करें, वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, फिर आप इलेक्शन कमीशन आ जाएं, वहाँ नहीं बात सुनी जाएगी, या जो भी फैसला आएगा फिर आप हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और इस दौरान जो तरीका कार है, तरीका वारदात है, इस दौरान हम लिंगर ऑन करते जाएंगे और 2-2.5 साल 3 साल जितने हैं वो गुजर जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, काजी फाइज़ साहब, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सिलसिले में कोई एग्रेसिवली कुछ करना चाह रहे हैं और कोई जुडिशल एक्टिविज्म इस बारे में शो करना चाहते हैं। वो तो आराम से बैठे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ये हर जगह ये काम हो रहा है। अब एक और काम किया जा रहा है, पहले मैं फाफन की रिपोर्ट पढ़ा दूं कि उसके में एक टारगेटेड काम किया जा रहा है, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। और वो ये है, चलें पहले मैं बता देता हूँ, तो ये है कि इन सारे मामलात को सामने रखते हुए इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया जाए। उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी आ गए हैं, बाकी भी आ गए हैं। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सारे के सारे इलेक्शन मुतनाज़ हो गए हैं। और फॉर एग्जाम्पल ANP ने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, फिर कौमी वतन पार्टी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, इतने वोट नहीं डले जितने वोट जाहिर किए जा रहे हैं। तो तमाम के तमाम जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, वो क्या वो सुलेमानी टोपी पहन के खड़े थे लोग जो वोट डालने आए थे, और लंबी लंबी कतारें थीं। और अभी तो इतने ही वोटर जो हैं वो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे जब वक्त ख़त्म हुआ है, और वो गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। लंबी लंबी कतारें मौजूद थीं। जब 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो रहा था, बिलामुम होता यह है कि जो मौजूद होते हैं उनको वोट डालने की इजाज़त दी जाती है और या टाइम बढ़ा दिया जाता है। उस दिन कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह है कि जानने वाले जान चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मेला लूट चुकी है। इसलिए अब इनको किया जा रहा है मुतनाज़े। अब इन इलेक्शन को कहा जा रहा है, मुशाहिद सैयद साहब का मैं पढ़ रहा था एक ट्वीट, और उसमें उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है 1977 की तरह बहुत मुतनाज़े हो चुके हैं।
ارے بھائی 1977 کا الیکشن تو یہ تھا کہ پہلے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اس میں پیپلز پارٹی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت تھے، انہوں نے کچھ سیٹوں پہ دھاندلی کروائی، اور ان سیٹوں پہ دھاندلی کروانے کے بعد اس کا پی این اے نے، پاکستان قومی اتحاد جو کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد تھا، انہوں نے اگلی صوبائی سیٹوں کا صوبائی الیکشن اپنا جو صوبائی الیکشن تھے صوبائی اسمبلیوں کے لیے، ان کا بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا ایک دن قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا اور 2 دن کے وقفے کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے تھے، الگ الگ ہوتے تھے۔ یہ پھر بعد میں 85 سے یہ سٹارٹ ہوا کہ ایک ہی دن الیکشن ہوئے کریں گے اور بیلٹ پیپر دے دیا جائے گا، ایک گرین کلر کا، ایک وائٹ کلر کا، قومی اسمبلی کا یہ کلر ہوا کرے گا، صوبائی اسمبلی کا 2 بیلٹ پیپر دے دیے جائیں گے اور اسی دن ہی ووٹ کاسٹ ہو جائے گا۔ ورنہ 77 میں قومی اسمبلی کا پہلے ہوا تھا اور صوبائی اسمبلی کا 2 دن بعد ہونا تھا، لیکن جب ریزلٹس آئے اور اپوزیشن نے وہ ریزلٹس ماننے سے انکار کر دیا اور بائیکاٹ کر دیا تھا، اور پھر تحریک چلی تھی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن کا نتیجہ نوبت ہی نہیں آئی، پھر تحریک چلی اور تحریک کے بعد پھر اس کا اختتام مارشاء اللہ تک ہوا۔ تو اس لیے 77 سے اس کو تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ مشاہد حسین سید صاحب ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں، حیرت ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ایک تو 77 سے ملا دیا، حالانکہ اگر ملانا ہے تو 70 سے ملائیں۔ 1970 کے الیکشن کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ سارے ایک طرف ہیں، وہ اپوز کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود الیکشن ہوئے اور الیکشن ہونے کے بعد ایک اپوزیشن جماعت جیت گئی، اور جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی وہ پورے کا پورا اتحاد ہار گیا، اور استحکام پاکستان پارٹی فارغ ہو گئی، پی ٹی آئی پی فارغ ہو گئی، خٹک صاحب فارغ، ترین صاحب کی جماعت فارغ، نون لیگ فارغ، باقی جماعتیں فارغ۔ تو آپ کو فارم 47 کا سہارا لے کے خود رزلٹ تیار کر کے ان کو رزلٹ دینے پڑے اور رزلٹ رکوانا پڑا۔ تو اس لیے 77 والا کام نہیں ہے، یہ 70 والا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جیل میں بیٹھا ہے، جیل میں بیٹھ کے وہ ساروں سے جیت گیا، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اسی لیے فافن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، فافن مطالبہ کر رہے ہیں فافن والے، کہ وہ کہتے ہیں جی فوری طور پہ کمیشن، الیکشن کمیشن رد عمل دے، معاملے کی تکنیکی تحقیقات کروائی جائیں، اور پریزائڈنگ افسر کی سیل یا آر او کی سیل کے ساتھ کھولے گئے بیگز، بیلٹ پیپرز، اکاؤنٹ بیگ اور جاری بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائل کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ ساری چیزوں کو ٹیلی کیا جائے اور ساری چیزوں کو آئسولیشن میں دیکھا جائے، سب کو ملا کے دیکھا جائے، اور کتنے بیلٹ پیپر ایشو ہوئے، وہ بقیہ بچے جو وہ کہاں ہیں، اور اس کے بعد بیگز جو بند کیے گئے، سیلز جو ہیں وہ سیلیں کہاں ٹوٹ گئیں، کیونکہ بیلٹ پیپر تو اس وقت جو پول ووٹ ہوئے تھے، جو ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، وہ تو باہر جلائے جا رہے ہیں، اصلی ووٹ جلائے جا رہے ہیں، جعلی ووٹ اس میں ڈالے جا رہے ہیں پرنٹنگ پریس سے چھپوا کر۔ تو صورتحال اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بیلٹ بیگز جو ہیں، اکاؤنٹ بیگ اور جاری بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائل جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ اور فیفن نے یہ بھی کہا کہ پہلے مرحلے میں دستاویزات بشمول نتیجہ فارم کے درست ہونے کا جائزہ لیا جائے، اور دوسرے مرحلے میں غیر تصدیق شدہ فارم کے انتخابی نتائج پر اثرات کا جائزہ لیا جائے، اور تیسرے مرحلے میں الیکشن آفیشلز کا احتساب کیا جائے، اور الیکشن کمیشن فارم 45 کی مختلف کاپیوں کی حقیقت کی وضاحت کرے۔ اب جب یہ جو آخری مرحلہ ہے کہ الیکشن آفیشلز کا احتساب کیا جائے، یہ تو سیدھا سیدھا چیف الیکشن کمشنر اور 4 اراکین جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ اگر یہ چاروں پھنستے ہیں، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبر پھنستے ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی بتا دے گا اپنی چمڑی بتانے کے لیے کہ بھائی اس میں اور کون کون سے تھے، ہم تو صرف فیسیلیٹیٹر تھے، اور ہم تو ہینڈلر ہمارے کوئی اور ہیں، ہم تو صرف مہرے تھے، اور جو حکم اوپر سے آ رہا تھا ہم وہ حکم آگے کروا رہے تھے۔ تو اس لیے جناب یہ صورتحال، یہ سچویشن آہستہ آہستہ گمبھیر ہوگی، مزید گمبھیر ہوگی، اور جتنا بھی یہ کوشش کریں گے یہ دبایا نہیں جائے گا۔ پھر مشاہد حسین سید صاحب نے ایک اور حرکت فرمائی، اور وہ یہ فرمائی کہ ایک تو 77 کی طرح یہ متنازع الیکشن ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ، یعنی کہ بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب، وہ صدر مملکت بن جائیں اور پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ دے دیں، اور پھر نواز شریف صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پاس جائیں اور ان کو کہیں جناب آئیں سب مل کر چلتے ہیں۔ اب اس سے بڑا
وہ کیا کہنا چاہیے انتہائی 2 نمبر قسم کا تجزیہ ہو نہیں سکتا۔ مشاہد حسین سید صاحب نے جو کیا ہے کہ ہارے ہوئوں کو وہ کہہ رہے ہیں، ہارے ہوئوں کو کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو صدر مملکت بنا دیا جائے، نواز شریف صاحب ہی پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ عطا فرمائیں اور نواز شریف صاحب ہی پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات طے کریں۔ یعنی جو جن کی سیٹیں 17-18 ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں، جو خود ہارے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب مانسہرہ سے ہار گئے اور ان کے بیلٹ پیپر چھپائے جا رہے ہیں اور لاہور سے ہار گئے، ان کا رزلٹ نہیں ریکاؤنٹ نہیں کیا جا رہا اور ٹیلی نہیں کیا جا رہا، تو یہ سب کچھ ہے۔ تو بہرحال دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ معاملات اتنے سادہ نہیں جتنے یہ سمجھ رہے ہیں، نہ ہی قوم اتنی بیوقوف ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔